कल सुप्रीम कोर्ट में आपकी एमसी सिंगला केस की सुनवाई 2 घंटे से भी ज़्यादा हुई। वो सुनवाई देखने के बाद बहुत सारे रिटायर्ड से वो थोड़े दुखित हुए थे। उनको लग रहा था कि ये केस अब हम हार जाएंगे, क्योंकि जो आईबीए की तरफ से ध्रुव मेहता वकील थे, बहुत ही चिल्लाकर और पूरी तरह से डोमिनेट किया पूरी हियरिंग्स को, और उन्होंने पूरी तरह से कहा कि कोई पेंशन ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ना रेगुलेशन है, ना कहीं पर लिखा है। उसके बाद सभी रिटायर्ड से वो नाखुश हुए कि हमारे जो वकील है वो इतनी जो है वो बहस नहीं कर पाए, वो इसका काउंटर नहीं कर पाए। लेकिन जो 2 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो जो हमने पूरी तरह से रिकॉर्ड किया था, चैनल पर भी अपलोड किया है, आप सभी ने देखा होगा। नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाकर देखेगा। पूरी जो हियरिंग हुई है, लाइव वीडियो फुटेज है 2 घंटे से भी ज़्यादा की, वो हमने अपलोड किए, जाकर देखेगा जरूर इस चैनल पर। और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत ही डिटेल में हम जो आपके लिए कंटेंट है वो ला रहे हैं। तो एक सब्सक्राइब आपको इसके बदले में देना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो दबाकर हमारी जो हेल्प है वो कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि हमें लगा हमारी तरफ से स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं थे, लेकिन एक कहावत है कि जो आपका चिल्ला कर झूठ बोला जाए तो वो सच कभी नहीं होता है। हमारी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट है वो जो आपके जज है संदीप मेहता जी, उन्होंने पूरी तरह से की। हमारे जो पॉइंट्स है वो उन्होंने अच्छी तरह से रखे। हमको लग रहा था कि हम इस केस में डिले पड़ रहे, हम इसको हारेंगे, लेकिन जो पूरा 2 घंटे का हियरिंग देखा, मैंने जो आपके लिए नोट्स तैयार किए, पूरी हियरिंग की जो एक पॉइंट था वो मैंने इस 4 पेजेस में जो है आपके लिए तैयार किया। उसके बाद आपको शौक लगेगा कि फैसला पूरी तरह से हमारे पक्ष में आने की उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ चिल्ला कर बोला, लेकिन एक्चुअल पॉइंट्स थे वो पूरी तरह से हमारे फेवर में है। पूरा डिटेल में मैं आपको ये ट्रांसक्रिप्ट है वो समझाता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, एंड तक डिटेल में सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट सूचना मैं आप सभी के लिए रिटायर्स के लिए दे दूं कि हमारा जो है बैंक रिटायर्स का स्पेशल प्रोग्राम है, जिसमें सारी चीजें पेंशन के सारे टर्म्स के अलग से वीडियो, साथ ही में Q&A सेशन, आपके क्वेश्चन मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। साथ ही में कल के केस के सारे अपडेट्स हमने 1 बाय 1 डिटेल में हमारे ग्रुप में शेयर किए थे। तो ये स्पेशल ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है, ऑफिशियल सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो 499 में आप जो अगर पेमेंट कर सकते हैं 499, तभी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको इस चैनल पर भी जो चीजें है अपडेट्स है वो मिलेंगे, लेकिन 499 में हमारा स्पेशल रिटायर्स का बैंक रिटायर्स का ग्रुप है, वो 499 में ये नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर हाई लिखना है, ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। अब चलिए वापस से जो मुद्दा है उस पर आ जाते हैं। मैं आपको ये पूरी ट्रांसक्रिप्ट है वो समझाता हूँ 1 बाय 1। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप देखिएगा जरूर। अब चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले सुनवाई जैसे ही स्टार्ट होती है, वैसे हमारी तरफ से मनीष सिंघवी जी है वो पहला पॉइंट है वो रखते हैं। हमारे जो एमसी सिंगला की तरफ से सबसे सीनियर जो आपके वकील है वो देखिए क्या पॉइंट रखते हैं। सबसे पहले देखिए जो आपके मनीष सिंघवी जी है वो पॉइंट रखते हैं। पहली आर्ग्यूमेंट है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं पेंशन रेगुलेशन 35 है वो आपका पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए। ऐसा एक क्लॉज है जो आपका बीईपीआर में शामिल है, जिससे पेंशन होना चाहिए। लेकिन 1992 के बाद कभी बैंकों में रिटायर्स का पेंशन ऑपरेशन नहीं हुआ, ये मनीष सिंघवी जी पहले कहते हैं। साथ ही में वो कहते हैं कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन बैंक है वो बार बार मना करते हैं कि पेंशन का कोई क्लॉज नहीं है और पेंशन नहीं होना चाहिए। बार बार बैंक रिटायर्स को ये कहा जाता है। साथ ही में उन्होंने आरबीआई का जो है ऑपरेशन का एग्जांपल दिया, और जिससे उन्होंने कहा कि क्लर्क और मैनेजर की सैलरी में भी बहुत सारी अनोमली है वो होती है कि अब पुराने जो मैनेजर रिटायर हुए उनसे ज़्यादा बेसिक पेंशन है वो क्लर्क अभी पा रहे हैं। वो पूरी तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया। साथ ही में उन्होंने फंड को बीच में लाए। फंड आपके पास कॉर्पस है वो 4.56 लाख करोड़ रुपीस का है। वो जो आपका कॉर्पस है वो बैंक रिटायर्स और बैंकों ने मिलकर जो कॉर्पस है तैयार किया है। तो वो भी आपका जो है वो पीएफ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज और बैंक के हिसाब से सभी बैंकों के जो रिटायर्स थे उनके हिसाब से एक कॉर्पस फंड बनाए, वही में से आपको देना है। और उसकी बहुत ही कम जो लागत है उसके ब्याज से भी जो खर्चा है वो निकल सकता है पेंशन का। साथ ही में देखिए ये जो खर्चा टोटल अभी जो बैंक है वो 38,000 करोड़ के आसपास सालाना पेंशन में पे करते हैं सभी रिटायर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलाकर। और ये जो आपकी एडिशनल पेंशन ऑपरेशन से कॉस्ट है वो 4 से 5 हजार करोड़ की आएगी, ऐसा ये कहते हैं पहले जो आपकी आर्ग्यूमेंट है वो स्टार्ट करने के लिए। फिर आपके ध्रुव मेहता जी आईबीए के जो वकील है वो उठते हैं। अब उनकी बारी, वो काउंटर करते हैं कि यहाँ पे जो आपका पेंशन फंड है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है।
जो आपके आर्ग्यूमेंट अभी पेंशन अपडेशन की बात हो रही है उसमें कोई पेंशन फंड से रिलेटेड चीजें नहीं है, ये सीधा आपका रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन है या नहीं वो आपका स्टैट्यूटरी रेगुलेशन के हिसाब से उसमें आपको आर्ग्यू करनी है, आप ना कि पेंशन फंड की बात करें। तो हमारी तरफ से मनीष सिंघवी जी कहते हैं कि एक क्लॉज आपके देते हैं कि पेंशन फंड का भी एक क्लॉज है आपका रेगुलेशन में, वो कहते हैं कि ये पेंशन फंड का क्लॉज है और पेंशन फंड पर भी बात होनी चाहिए, इनफ फंड है तो आप फंड का बहाना नहीं दे सकते। ये पूरा पहले जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो फंड के बारे में चलता है। इसके बाद क्या होता है, मनीष सिंघवी जी आगे कंटिन्यू करते कि रेगुलेशन जो आपका ओल्ड पहले पढ़ते हैं जो आपका 1986 से 7 के बीच के रिटायर्स के लिए जो रेगुलेशन अमेंडमेंट के पहले का पढ़ते और वो बताते हैं कि इनका जो पेंशन ऑपरेशन है इस पीरियड का हुआ, उसके बाद इसको 2003 में जो अमेंड किया गया और ऑपरेशन जो है वो सभी के लिए डाला गया। अमेंडमेंट के बाद रेगुलेशन था, आप सभी को पता है कि बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड व्हेनेवर एप्लीकेबल टू सब एज पर अपेंडिक्स 1 फॉर्मूला। तो ये आपका क्लॉज है 2003 के बाद अमेंड हुआ, वो बताते हैं कि सभी रिटायर्स इसमें शामिल होते हैं। साथ ही में वो आगे क्या कहते हैं कि देखिए जो आपका वो आप एक रेफरेंस देते हैं आईबीए का अफिडेविट से 2026-19 फरवरी का, उसमें जो आपका जो सबमिट करने के लिए जो आपके कोर्ट ने 3 डॉक्यूमेंट मंगाए थे जो आपको पता है 5 फरवरी की हियरिंग में, तो आईबीए का जो अफिडेविट था उसमें वो कहते हैं कि इसमें उन्होंने कोई ऐसी कैलकुलेशन सबमिट नहीं की है जिसमें बैंक रिटायर्स का पेंशन ऑपरेशन हुआ हो, किसी की बेसिक पेंशन बड़ी हो, वैसा कोई आपने जो आईबीए की तरफ से कोई अफिडेविट में जो है एग्जाम्पल नहीं मिला। तो हमें आरबीआई के फॉर्मूला से जो है ऑपरेशन मिलनी चाहिए बैंक रिटायर्स को। तो पहली आर्गुमेंट में मनीष सिंघवी जी ने काफी जो स्ट्रांग है पॉइंट रखा, लेकिन सामने भी जो छोटे मोटे वकील नहीं थे, बहुत ही एक्सपीरियंस वकील थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको काउंटर किया। वो आप पॉइंट सुनिए। देखिए ध्रुव मेहता उठते कि आपका ये जो मैटर है ऑपरेशन का तो मैटर है ही नहीं, ये जो भी सारी चीजें होती है वो नेगोशिएशन होता है जिसमें बैंकों का अलग से पूरा स्कीम है, इसमें सेटलमेंट काम करते हैं 5-5 साल में, आईबीआई यूनियन बातचीत करके 5 साल में जो नेगोशिएशन है वो करते हैं। जो कॉर्पस फंड आपका है वो पेंशन जो आपका पहले पीएफ हुआ करता था उसको पेंशन फंड में कन्वर्ट किया और बैंक रिटायर्स को ऑप्शन भी दिए थे 1995 और 2010 में कि वो अपने हिसाब से वो चूज कर सकते हैं कि कौन सी स्कीम उनको चाहिए, ये वो बोलते। फिर रेगुलेशन 35(1) पर वो आते और इस पर वो कहते कि ये आपका रेगुलेशन है सिर्फ कुछ कैटेगरी के लिए 1987 से जो 6 से 7 के रिटायर्स थे उनके लिए है, ना कि सभी जो आपके सभी को कवर नहीं करता है। जो आपका जो सैलरी कैलकुलेट होती है वो एवरेज 10 महीने की होती है, तो कुछ रिटायर्स ऐसे फॉल कर रहे थे कि कुछ यहाँ पे रिटायर्स है वो एवरेज 10 महीने 4 और जो आपका 4-5 जो सेटलमेंट था उसके बीच जो है वो आपके आ रहे थे कि एवरेज जो 10 महीने की सैलरी आप काउंट करते हैं पेंशन के लिए, तो दोनों सेटलमेंट में आ रहे थे। तो उनको जो है वो नेगोशिएट करने के लिए हमने सिर्फ इस कैटेगरी के लिए पेंशन ऑपरेशन है या वो क्लॉज है, वो जो आपका अमेंडमेंट वाला क्लॉज है या जो ओरिजिनल क्लॉज है वो सिर्फ उन रिटायर को कैटर करता है, ना कि सभी रिटायर्स को। वो कहते हैं जब उन्होंने जो सारी चीजें ये जो आपका ओल्ड रेगुलेशन था उस पर फोकस करी, उसका उन्होंने कहा कि इस वजह से ये इनका जो पेंशन ऑपरेशन है वो किया गया। नाउ रेगुलेशन 35(1) अमेंडमेंट, लंच की ब्रेक के बाद वो फिर से चालू करते हैं, जो अमेंडेड रेगुलेशन है उसको वो डिटेल में समझाते हैं क्यों अमेंडमेंट किया गया। तो देखिए इन रेगुलेशन व्हेनेवर आपका जो लिखा हुआ है व्हेनेवर आपका जो है अब कब ये होना चाहिए, कब ये फॉर्मूला लागू होना चाहिए अपेंडिक्स 1 का, तो ये आपका फॉर्मूला 2003 में जो अमेंड हुआ वो सिर्फ 1992 से 1993 के बीच के जो वर्कमैन है और 1993 से 4 के जो आपके ऑफिसर है वो लोग यहाँ पे दोनों सेटलमेंट के बीच जो आपके कुछ पढ़ रहे थे, जो 10 महीने का जो कैलकुलेट होता है पेंशन, वो कुछ रिटायर्स बहुत सारी संख्या में पढ़ रहे थे, तो उनका जो अनोमली खत्म करने के लिए हमने जो आपका फिर से अमेंड किया और इनको जो पेंशन है वो दिया गया जो आपका लिमिटेड कैटेगरी के लिए, ना कि सभी के लिए। तो ये जो आपका है साथ में देखिए जो आपका बाकी का जो आपकी सेटलमेंट है, जो सेटलमेंट है वो सिर्फ इन 2 कैटेगरीज को कैटर करने के लिए हमने ये जो आपका क्लॉज है अमेंडमेंट के बाद या अमेंडमेंट का पहले का वो सिर्फ इन लोगों के लिए, ना कि सभी जो आपके बैंक रिटायर्स है उनके लिए। तो ये पूरी तरह से एक आर्ग्यूमेंट है वो रखते हैं जिससे जो जजेस है वो भी काफी इंप्रेस होते हैं, सिर्फ उनको उनके लिए है। अब आगे देखिए, आगे जो आर्ग्यूमेंट है वो कंटिन्यू होती है जिसमें जज इनको पूछते हैं व्हाट अबाउट पे कमीशन। जो आपका पे कमीशन के बारे में भी इन्होंने पहले बताया था, हमारी तरफ से लॉयर थे कि ये जो आपका अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला है वो 4 सीपीसी के तहत आया है। तो जो जजेस है वो कंफ्यूज थे कि ये पे कमीशन इन पर लागू हुआ कि नहीं सीपीसी का फॉर्मूला। तो देखिए ध्रुव मेहता कहते हैं कि कोई जो आपका ये सीपीसी है
सेंट्रल गवर्नमेंट का पे कमीशन है उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। पूरी तरह से IBA UFBU के सेटलमेंट पर ये सारी चीजें नेगोशिएशन पर काम करती है और इनको भी नेगोशिएशन करने पर आना चाहिए और इनको अपना नेगोशिएशन करवाकर अपनी जो बात है वो रखनी चाहिए। पूरी तरह से जो आपका होता है उसमें बीच में आपके मनीष सिंघवी जी बोलते हैं सेटलमेंट आपका जो 5 सालों में होता है, लेकिन वो डिफरेंस है पेंशन ऑपरेशन से। जो आपका पेंशन ऑपरेशन सेटलमेंट से आप करवाइए ऐसा ध्रुव मेहता जी कहते हैं, लेकिन मनीष सिंघवी जी कहते हैं काउंटर में कि ये जो आपका 5 साल में जो सेटलमेंट होता है वो डिफरेंट है, पेंशन ऑपरेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। पेंशन ऑपरेशन जो आपका रेगुलेशन है उसकी हम बात करें। फिर जजेस कहते हैं कि आफ्टर फ्रॉम दिस कैटेगरी जो आपका जो जजेस तो ये मान गए, जो आपके ध्रुव मेहता जी है उन्होंने कहा कि 1986 से 7 के साथ ही में 1992 से 4 के जो आपके कैटेगरी के लिए ही सिर्फ एक फॉर्मूला है, जो ओल्ड वाला और न्यू वाला अपडेट किया गया वो इन्हीं कैटेगरी के लिए था, ना कि सभी के लिए। तो आप यहाँ पे कैसे मांग सकते, जो आपकी अदर कैटेगरी का जो आपके एम्प्लॉय से रिटायर से इन दोनों के अलावा के जो रिटायर से उनको पेंशन ऑपरेशन मिलती या नहीं वो जज आप पूछते हैं। उस पर ध्रुव मेहता जी क्या कहते हैं, देखिए जो आपका बेसिक पेंशन सेम रहता है लेकिन जो डीए है एक्स ग्रेशिया है वो आपका है पे किया जाता है, इससे उनको जो है वो कंपनसेट किया जाता है। उन्होंने कहा है कि आपका इससे आपके जो सिर्फ वो मैनेजर क्लर्क की आपकी सैलरी भी इसीलिए आपकी चेंज जो है वो ऐसी दिखती है कि मैनेजर ओल्ड वाला है या अभी का क्लर्क है उनकी सैलरी में भी इसलिए ही जो आपका डिफरेंट आता है क्योंकि सिर्फ डीए दिया जाता है और इनकी स्कीम में सिर्फ डीए ही देना आपका है, ना कि पेंशन ऑपरेशन करना है। ऐसा जो ध्रुव मेहता जी है वो साफ साफ कहते हैं। साथ ही में जो जज है इनको पूछते हैं, अब देखें जो और साथ ही में उनकी जो सैलरी है वो रिवर्स होती है सेटलमेंट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका मिस होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में कि इंपॉर्टेंट हम कहाँ पर इनको पकड़ सकते हैं वो आपको आगे मैं बताता हूँ। साथ ही में जज इनको फिर से पूछते पेंशन ऑपरेशन जो होता है वो डीए मर्जर के साथ यहाँ पे होता है कि एक सिंपल चीज होती है। पेंशन ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि आपका डीए मर्ज हो जाता है बेसिक पेंशन में और ऊपर जितना डीए है वो एक्स्ट्रा या कुछ यहाँ पे इंक्रीमेंट है, जैसे आरबीआई में हुआ 10% वैसे इंक्रीमेंट करके देना होता है, उसको पेंशन ऑपरेशन कहा जाता है। तो ये जो आपका डीए फंड या आप साथ ही में देखें डीए न्यू पेएबल जो आपका होता है वो, और आपका जो साथ ही में देखें अगर रेगुलेशन में है तो आपको इस तरह से पेंशन ऑपरेशन करनी चाहिए, ये जजिस की ओर से बोला जाता है। जजिस अब मनीष सिंघवी जी को भी कहते हैं कि आपका जो ऐसा कहाँ पर लिखा है कि आपका जो 35(1) क्लॉज है, पहले तो ध्रुव मेहता ने समझा दिया कि सिर्फ एक कैटेगरी के लिए था, तो अब जो जजिस है वो समझ जाते हैं और कहते हैं कि आप मनीष सिंघवी जी हमारे वकील को कहते हैं ऐसा लिखा हुआ हमें बताइए जहां पर हो कि पेंशन ऑपरेशन है वो बाकी कैटेगरीज के लिए होना चाहिए। रेगुलेशन 35(1) है वो अप्लाई सभी रिटायर्स के लिए होता है, वो कहां पर लिखा हुआ है वो पूछते हैं। तो मनीष सिंघवी जी कहते हैं 4 CPC का अपेंडिक्स का फॉर्मूला है वो ऑपरेशन 4 CPC के फॉर्मूला के हिसाब से इन दो कैटेगरीज को अगर आपने दिया ऑपरेशन तो आप कहीं ना कहीं तो ऐसा आपकी माइंड में है या कहीं ना कहीं एक ऐसे रेगुलेशन है कि आपका पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए बैंकों में। पेंशन ऑपरेशन होगा तभी आपने इन लोगों को दिया ना, जो आपके दो कैटेगरीज बन रही थी उन लोगों को इसीलिए दिया ना ताकि पेंशन ऑपरेशन तो कहीं होना चाहिए, वही पेंशन ऑपरेशन है। इसके बारे में वो कहते हैं देयर शुड बी जो आपका समथिंग इन लाइक अ पेंशन ऑपरेशन, ऐसा होना चाहिए। ये आपका जो है वो कहते हैं हमारी तरफ से वकील है वो। अब जजेस है वो देखे गिव मी एग्जांपल ऑफ समवन रिटायर, जो आप हमें एक एग्जांपल दीजिए कि 1986 से 7 के बीच जो रिटायर हुआ, 1992 से 4 के बीच रिटायर हुआ, उसके बीच के रिटायरी और उसके बाद के रिटायर्स का एक एग्जांपल हमें दीजिए आईबीए को वकील को। वो कहते हैं जिसमें आपने पेंशन ऑपरेशन लागू की, आपने पेंशन ऑपरेशन की, जो आपने ऑलरेडी बोला कि इस कैटेगरी के लिए हमने पेंशन ऑपरेशन है वो क्लॉज डाला, तो पेंशन ऑपरेशन आपने की उसका एग्जांपल हमें दीजिए। आईबीए के लॉयर को जजी से वो कहते हैं, तो आईबीए के लॉयर के पास उसका जो कोई आंसर नहीं होता है, उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता है जिसमें वैसा है कि इनका ऑपरेशन हुआ और इनकी बेसिक पेंशन चेंज हुई। अब मनीष सिंघवी जी एक बात कहते हैं पेंशन ऑपरेशन है वो व्हेनेवर का मतलब ही होता है कि सभी रिटायर्स को शामिल करना, ना कि सिर्फ एक कैटेगरी को शामिल करना। वो हमारे जो वकील है वो बोलते हैं। जजेस कहते हैं कि आपका ये जो है वो सिर्फ दो कैटेगरीज के लिए है, 1987 और जो आपके 1992 से 4 के बीच। ये जजेस जो है ऑलरेडी कहते हैं इसका काउंटर आप करिए कि व्हेनेवर का मतलब आपने बोला कि सभी रिटायर्स के लिए, तो वो हमें आप बताइए कि कैसे सभी रिटायर्स के लिए है। तो अब देखें ध्रुव मेहता जी इस पर एक जवाब देते हैं। वो देखें एक कैटेगराइजेशन हुआ ही क्यों, उस पर वो जवाब देते कि 1986 से 7 के और जो आपके 1992 से 4 के
कैटेगराइजेशन हुआ ही क्यों, उस पर देखिए 2003 में अमेंडमेंट हुआ क्योंकि जो आपके रिटायर्स, मैंने जैसे बताया कि दो सेटलमेंट के बीच कुछ रिटायर्स है वो फॉल करते थे, उनकी जो बेसिक पेंशन है 10 महीने की वो दोनों के बीच फॉल करती थी, इसलिए हमने दो बार इसको जो आपका सबसे पहले तो ओल्ड वाला और न्यू वाला 2003 में इसलिए अमेंड किया कि उनको कवर किया जाए क्लर्क और ऑफिसर को, जो आपके कुछ बच गए थे। तो ये आपका इनका जस्टिफिकेशन फिर से जैसे पहले बताया था वही सेम आंसर था, लेकिन इनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं थी जो जजिस ने मांगी थी वो। अब आगे देखिए जजिस संदीप, अब सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सबसे बड़ी नींव है जो हमको बैंक रिटायर्स को जीत की ओर ले जा सकती है, वो सवाल संदीप मेहता जी है वो डायरेक्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे जो पॉइंट्स है वो उठाते हैं, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। व्हाट अबाउट मर्जर ऑफ DADR फॉर पेंशंस, योर चार्ट नॉट शोइंग मर्जर्स, मतलब आपने जो चार्ट IBA ने सबमिट किए थे उसमें कोई मर्जर नहीं हमें दिख रहा है। DA का बेसिक पेंशन है वो सेम है जो पिछली चल रही थी पुरानी, आपके अफिडेविट है वो क्राफ्टली ड्राफ्टेड है, मतलब आपने कुछ ऐसा यहाँ पे जो है सभी को यूनिफॉर्मली नहीं है, कुछ कुछ कैटेगरी आपने डिवाइड कर दी और उसके लिए सिर्फ डाला गया, ना कि सभी के लिए। किसी की हमें मर्जर DA में नहीं दिख रहा है, ना कि आपने जो बेसिक पेंशन है वो बढ़ाई है, और तो आपने बाइपार्टाइट सेटलमेंट है उसमें खुद से लिखा है वो देखिए, देयर शुड बी, जो आपका सेटलमेंट के हिसाब से पेंशंस का भी DA मर्जर होना चाहिए, 100% DA न्यूट्रलाइजेशन के साथ होना चाहिए, लेकिन हमें आपके कैलकुलेशन में, हमें आपके अफिडेविट में कहीं पर भी ऐसा दिख नहीं रहा है। नो आंसर, कोई भी आंसर IBA के वकील ध्रुव मेहता जी के पास नहीं था इसका। तो ये सबसे बड़ा सवाल जो है संदीप मेहता जी वकील जो आपके जज है उन्होंने इनका पकड़ा है, इसी बेस पर आपकी जीत होगी, क्योंकि उन्होंने कभी पेंशन ऑपरेशन ये जो कैटेगरी डाली थी उनकी भी नहीं की है, उनका भी एग्जांपल इनके सामने नहीं है, कभी जो रिटायर्स हुए थे उनकी बेसिक पेंशन चेंज ही नहीं हुई, सबसे बड़ा पॉइंट है वो इन्होंने पकड़ा था। अब ध्रुव मेहता जी के कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं और वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको अब बता देता हूँ। तो देखिए IBA एंड यूनियन जो आपका है वो नेगोशिएट करता है सेटलमेंट 5 साल में, गवर्नमेंट इसको अप्रूवल करती है, साथ ही में पेंशन है वो पार्ट नहीं है किसी, यहाँ पे जो है ये सेटलमेंट का पेंशन पार्ट नहीं है, उसका रेगुलेशन अलग से है जिसमें उनको 6 महीने में अपडेटेड DA मिलता है, ना कि उनको पेंशन ऑपरेशन होते हैं उनका DA जो आपका रिवर्स होता है 6 महीने में, वही ऑपरेशन आप मान लीजिए, कोई प्रोविजन ऑपरेशन का नहीं है पूरी, और फाइनेंशियल वायबल भी बैंक्स नहीं है, ये भी एक पॉइंट रखते हैं कि बैंक के पास उतना फाइनेंशियल जो वायबल भी नहीं है, तो ये कॉर्पस तो इतना 4.56 लाख करोड़ का कॉर्पस है, ऑन पेपर है, तो ये कैसे कह सकती है कि बैंक से फाइनेंशियली वायबल नहीं है। नो पेंशन जो आपका इसका रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं है, उनकी अलग स्कीम थी, हमारी अलग स्कीम है, फंड भी आपका अलग से बैंकों के लिए बनाया गया था, उसमें से पेंशन देना है, तो इसका सेंट्रल के साथ कोई रिलेशन नहीं है वो कहते हैं। साथ ही में एक और MOU 1993 सेटलमेंट का PNB का वो निकालते हैं, उसमें कहते हैं कि नो ऑपरेशन, कोई भी नेगोशिएशन आप नेगोशिएशन से करेंगे सारी चीजें, ना कि कोई ऑपरेशन का क्लॉज इसमें डाला गया था, सारी चीजें UFU IBA साथ में बातचीत करके करेगा, और ही साथ में उन्होंने नेगोशिएशन, अब देखिए जो ही सेड ओनली विद नेगोशिएशन एवरीथिंग डिसाइडेड, ये आपकी चीज है उन्होंने बोली थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल है कि जो यूनियन और IBA नेगोशिएशन करता है, हमारे वकील अब रख सकते हैं ये पॉइंट कि जो आपका नेगोशिएशन 5 साल में एक बार सेटलमेंट में होता है, वहां पर जो है बैंक रिटायर्स को प्रेजेंट करने के लिए बैंक रिटायर्स के यूनियन है उनको शामिल नहीं किया जाता, UFU जो जाता है IBA के साथ, UFU बैंक रिटायर्स का पक्ष अच्छे से नहीं रखता है। तो आप देखिए कि बैंक रिटायर्स के लिए इतने सेटलमेंट हुए, लेकिन कभी इनका जो बातचीत है वो बैंक रिटायर्स की पूरी तरह से नहीं रख पाए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रखे कि जो आपका ये नेगोशिएशन होता है उसमें बैंक रिटायर्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, उनके यूनियन को भी भेजा नहीं जाता है, तो वो लोग कैसे नेगोशिएशन करें, इनके साथ कैसे पेंशन ऑपरेशन की डिमांड 30-40 साल पुरानी है, लेकिन कभी नेगोशिएशन में इनको शामिल नहीं किया, तो वो नेगोशिएशन करे तो करे कैसे। अब देखें जो ध्रुव मेहता है वो और कहते हैं, DS नकारा का केस बीच में लाते ही हमारी तरफ से एफिडेविट में लिखा गया था, तो वो कहते हैं कि वो पूरी तरह से जो केस है वो आपका ईयर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का था, ना कि कोई पेंशन ऑपरेशन का, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। साथ ही में इवन पेंशन रेगुलेशन इज क्रिएटेड बाय नेगोशिएशन, साथ ही में एक और बड़ा पॉइंट रखते हैं कि जो आपका पेंशन रेगुलेशन बनाए ना 1984, वो भी नेगोशिएशन से हुए थे, ना कि आपका जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट ने लागू किया था। इवन RBI रिटायर्स है उन्होंने भी अपना केस वापस ले लिया था, उनको भी ऑपरेशन नहीं चाहिए थी, रेगुलेशन में था ही नहीं, तो वो कैसे वो आपका ऑपरेशन लेते। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आप पकड़ सकते कि RBI में तो ऑपरेशन हुआ, आपने कहा कि उन्होंने वापस ले लिया, तो गवर्नमेंट ने RBI का ऑपरेशन क्यों किया,
तो बैंक का आरबीआई का सेम बैंकों की तरह था, सारी चीजें रेगुलेशन भाई उन पर लागू होते थे, तो उनका ऑपरेशन बार बार क्यों अभी हो रहा है 2019 के बाद, तो बैंक रिटाइज का क्यों ना हो, ये भी सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर भी उनकी आर्ग्यूमेंट पर ही पकड़ सकते। अब देखिए जजिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज कहते हैं जजिस, वो देखे वी लाइक टू, इनको एक चीज वी लाइक टू नो फ्रॉम योर पीएनबी अफिडेविट, जो 12 बीपीएस का आपने सबमिट किया था, 12 बीपीएस का जॉइंट नोट वो पकड़ते जजी से, वो जो आईबीए ने सबमिट किया है 100% ईयर न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट है, और वो आपका बैंक रिटायर्स और बैंक एम्प्लॉयज पर लागू होता है, बैंक पेंशनर्स पर लागू होता है। तो आईबीए के वकील बोलते हैं नहीं नहीं वो सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए लागू होता है, तो जज संदीप मेहता इनको पकड़ते कहते नहीं 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 ये सभी रिटायर्स के पर भी लागू होना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो आईबीए के वकील है वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास तो जवाब नहीं है, हम इस पर जो है अपना एक अफिडेविट, हम पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जिसमें जो रिटायर्स है उनको भी जो आपका डीए का मर्जर होता है वो चीज बताएंगे। कहां से बताएंगे, किसका आपने किया था मर्जर, किसकी बेसिक पेंशन है वो बढ़ाई, इनके पास है ही नहीं, तो वो लाएंगे कहां से डॉक्यूमेंट, है सबसे बड़ा सवाल है। तो जजेस कहते हैं 2002 के बाद सभी जो 7 बीपीएस है अभी तक का हमें बताइए एग्जांपल ऐसा सेम पर्सन का एक भी देखिए जिसका आपने डीए मर्जर किया हो और उनको अलग से नया डीए दिया हो, ऐसा हर बाइपार्टाइट सेटलमेंट में, वो भी ऐसा नहीं कि एक बीपीएस में, हर बीपीएस में 7 बीपीएस के साथ एक एग्जांपल लाइए जिसका आपने बार बार डीए मर्जर किया हो और उनकी जो बेसिक पेंशन है बड़ी है। तो ये आपके जो उनके पास कोई जवाब नहीं था, डर के वो कह रही थी कि हम अफिडेविट सबमिट कराएंगे, हम सारी चीजें लाएंगे कहां से, सबसे बड़ा सवाल है। तो जज संदीप मेहता जी की वजह से बैंक पेंशनर्स का ये मैटर स्ट्रांग हो जाता है, बैंक पेंशनर्स के पक्ष में जो आर्गुमेंट है वो जा सकती है। तो ऐसे ही बहुत ही अच्छे से जो एक्सपीरियंस जज थे संदीप मेहता जी, उन्होंने ये कहा। अब देखिए मिस्टर संघवी भी इसमें एक चीज कहते हैं कि हमें 2003 का रेगुलेशन अमेंडमेंट हुआ उसकी एक कॉपी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ऑफिशियल गजेटेड नोटिफिकेशन है उसमें अलग अलग डेट है वो आ रही है कि ये लोगों के पास जो 28 फरवरी का है, हमारे पास 1 मार्च का है, तो इसकी भी कॉपी आप मंगवाइए। तो वो भी कॉपी वो है आईबीए अफिडेविट में डालेगा। और फाइनल देखिए जो जजेस है वो फाइनल स्टेटमेंट क्या देते हैं, तो देखिए लिस्ट इसको 12 अगस्त को फिर से लगाया गया। साथ ही में आईबीए को 2 आपकी चीजें सबमिट करने के लिए बोला कि अमेंडमेंट 35(1) का जो जितनी भी आपके पास कॉपीज है वो डिटेल के साथ उसके किस पर अप्लाई होगा, क्या चीजें होगी वो सबमिट कीजिए। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगा, संदीप मेहता जी ने मांगा है कि मर्जर आपने 7 बीपीएस 2002 के बाद जो किया है बेसिक पेंशन में, बेसिक पेंशन जिनकी बढ़ाई गई है वो सभी रिटायर्स का हमें कैलकुलेशन लाकर दीजिए। कहां से लाके देंगे, एक बड़ा सवाल है। 12 अगस्त से पहले ये सारी चीजें सबमिशन करनी है, कहां से वो देंगे, क्या देंगे, फिर से झूठा चार्ट बनाएंगे या नहीं, वो सारी चीजें देखने की बात रहेगी। लेकिन बहुत ही स्ट्रांग अब जो पिन पॉइंट है वो पकड़ लिया गया है। जितने भी आर्गुमेंट बहुत ही डोमिनेट आपने हियरिंग की थी, जो उन आईबीए के लॉयर ने पूरी तरह से लग रहा था कि आज ही वो केस जीत जाएंगे, लेकिन जो आपके जजी से उन्होंने उनको इग्नोर किया सारी चीजों को, और मेन जो पॉइंट है वो पकड़ा। अब हम बैंक रिटायर्स के लिए ये जो आपके रेगुलेशन के हिसाब से जीत हो सकती है, उनके पास ना ही वो मर्जर वाली चीज लाएंगे कहां से, क्योंकि ऐसे कोई रिटायर्स ही नहीं है जिनका डीए मर्ज हुआ। तो वो सबसे पहले तो ऑर्डर देंगे कि सभी को मर्जर किया जाए और आरबीआई का फॉर्मूला इन पर भी अप्लाई किया जाए, इनका भी पेंशन ऑपरेशन किया जाए। तो ये एक्सपेक्टेड जो आपका है वो फैसला आ सकता है। लेकिन ये फैसला लाने के लिए हमारे जो वकील है उनको अब वो जो भी चीज लाए उसको काउंटर करने के लिए स्ट्रांगली सामने काउंटर करना पड़ेगा। तो पूरी तरह से 20 दिन है जिसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही में एक और वीडियो में लाऊंगा कि इनके एक एक पॉइंट का जवाब क्या हो सकता है, काउंटर क्या हो सकता है, वो वीडियो और ये वीडियो भी हमारे जो लॉयर्स है उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आगे वीडियो जाएगा और उनके पास भी जा सकता है। तो सभी लोग सपोर्ट जरूर दिखाएगा। नीचे सब्सक्राइब का लाइक शेयर का बटन है वो दबाकर इसको आगे भेज सकते हैं। तो ये आपकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट थी, पूरा समरी था। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फाइनल टेक्स्ट फॉर वॉचिंग।